हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका बेसिक फंडा के एक और क्लासेस में। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड कीपिंग सेफ विद योर फैमिली। एज यू ऑल नो कि आज से कोविड वैक्सीन स्टार्ट हो गई है फॉर द एज ऑफ 18 प्लस। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन कोविन पोर्टल and get yourself vaccinated as soon as possible so that we can fight this disease together. So myself, Deepak Dagar, I welcome you all on the platform Basic Funda. अब तक की वीडियोस में हम बात करते आए हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन होते क्या है, फंडामेंटल ऑफ फॉरेन पॉलिसीज। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इंडिया फॉरेन पॉलिसी के बारे में। अब आज हम बात करेंगे इंडिया। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडिया एंड इट्स नेबर। तो जो पहला नेबर है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है यूएस। यूएसए के साथ इंडिया के संबंध जो है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि यूएसए हमारा अब काफी अच्छा पार्टनर बन चुका है। हम काफी अच्छी डीलिंग्स यूएसए के साथ कर रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में ही आपने न्यूज भी सुनी होगी कि यूएसए विल प्रोवाइड द कोविड वैक्सीन रॉ मटेरियल टू इंडिया। हालांकि पहले उस पे उन्होंने मना कर दिया था एम्बार्गो क्योंकि लगे हुए थे, बट आफ्टर नेगोशिएशन एंड आवर प्राइम मिनिस्टर टॉक विद जो बाइडेन, तो यूएसए ने अब एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए मंजूर हो गए हैं वो, एंड soon they will be exporting the raw material for Covishield vaccine. अब यूएसए के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जानते हैं, थोड़ा इंडिया यूएसए का बैकग्राउंड जानते हैं। तो सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना कि इंडिया की जो रिलेशनशिप है यूएस के साथ, इंडिया रिलेशनशिप विद यूएस इज गवर्न्ड बाय एक्जिजेंसीज ऑफ इंटरनेशनल सिनेरियो। पूरे वर्ल्ड में जो भी इंटरनेशनल लेवल पर घटनाएं घट रही हैं और चीजें हो रही हैं, उनका इफेक्ट इंडिया यूएसए की रिलेशनशिप पे पड़ता है। और साथ के साथ एज वेल एज डोमेस्टिक डिमांड ऑफ इंडिया, इंडिया की जो डिमांड है यूएसए के साथ वो भी एक मेजर रोल प्ले करती है। एंड आपको पता होना चाहिए कि यूएस जो है वो इंडिया के नेबरहुड में प्रेजेंट था। अब तक अफगानिस्तान में यूएसए की नाटो फोर्सेस थी, बट रिसेंटली जो उनका टाइम फ्रेम था वो खत्म हो चुका है। एंड यूएस ने बोला है कि बाय सितंबर 2021 ऑल द ट्रूप्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम अफगानिस्तान। तो अगर हम इंडिया और यूएस की बात करें तो हम इनको नेचुरल अलाइज भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूएस जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और इंडिया जो है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दोनों स्टेट प्लुरलिस्टिक स्टेट हैं। इसके बारे में आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि जहां पर मल्टीकल्चरल नेशन होता है बट वो वन नेशन थ्योरी फॉलो करते हैं तो उनको प्लुरलिस्टिक स्टेट बोलते हैं। दोनों स्टेट नॉन थ्योरेटिक हैं, क्यों? इसका मतलब है कि जो स्टेट्स हैं उनके पास अपना खुद का रिलीजन है, कहीं से भी उन्होंने अपना रिलीजन बोरो नहीं किया हुआ। और दोनों जो है वो प्रेस और जुडिशरी की फ्रीडम के बारे में सपोर्ट करते हैं। हालांकि इंडिया में आप कुछ रिसेंट केसेस देख सकते हैं जहां पर थोड़ा सा प्रेस की फ्रीडम को दबाया जा रहा है, जो कि रिसेंटली परसों ही हुआ है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्विटर को नोटिस भेजा है टू रिमूव द पोस्ट विच आर शोइंग क्रिटिसिज्म टू गवर्नमेंट अरेंजमेंट। ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं जहां पर थोड़ा सा प्रेस की फ्रीडम को लेके कहीं ना कहीं पे कुछ कॉम्प्रोमाइजेस देखे जा रहे हैं रिसेंटली, एंड इसके खिलाफ काफी आवाज भी उठाई जा रही है। अब अगर आगे बढ़े तो हम यूएस और इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों आर विक्टिम ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। इंडिया में जैसे आपने देखा है कि मुंबई के ब्लास्ट एंड अदर प्लेन हाईजैक, और यूएस में भी दैट ट्विन टावर एक्सप्लोड जिसको हम फेमसली जानते हैं 9/11, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे फ्लाइट के थ्रू ब्लास्ट किया गया था। सेकंड वुड बी, दोनों चाहते हैं कि जो इंडियन ओशन का एरिया है उस पर कंट्रोल बनाई जा सके, क्योंकि वो एक मेजर रूट ऑफ सी भी है कि जो भी ट्रेड होता है ज्यादातर वो इंडियन ओशन के थ्रू ही होके जाता है। तो दोनों का कंसर्न है कि वो इंडियन ओशन पर अपना कंट्रोल बना सके। आपको पता होना चाहिए कि चाइना जो है वो फिलहाल कुछ टाइम से थोड़ा एंटी इंडिया अप्रोच फॉलो कर रहा है, जैसे कि उन्होंने रिसेंटली गनवाल वैली में जो हमारा क्लैश हुआ था, तो इंडिया एंड चाइना का थोड़ा अभी क्लैश चल रहा है, और उसी में यूएस जो है वो भी चाइना को काउंटर बैलेंस करना चाहता है एंड चाइना।
तो यूएस और इंडिया की यहाँ पर सेम अप्रोच है टू काउंटर बैलेंस चाइना। अब इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, साथ के साथ सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। तो यूएस इसको यूज कर सकता है अपने जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स है वो इंडिया को सेल करने के लिए, और इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी भी वो दे सकता है आपको। अब हम आगे बढ़े तो हम बात करेंगे कि इंडिया के वेस्टर्न साइड पे है ईरान। अब ईरान जो है उसका एक है एंटी यूएस स्टैंड, वो यूएस से उनकी पॉलिसीज बिल्कुल भी मैच नहीं करती, उनके आइडियोलॉजी भी एकदम डिफरेंट है, सो दे आर नॉट अ फ्रेंडली नेशन, और यूएस ने उनको रोग नेशन का भी दर्जा दिया हुआ है, जो कि एक अच्छा स्टेटस नहीं है किसी भी नेशन के लिए। तो इंडिया के वेस्ट में है ईरान, तो अगर यूएस इंडिया के साथ डील करता है तो वो इस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का फायदा लेके ईरान के साथ भी अपनी डीलिंग साथ के साथ कर सकता है। अब अगर हम आगे बढ़े तो हम बात करेंगे इरिटेंट्स की। इंडिया और यूएस के बीच में शुरू शुरू में क्या क्या दिक्कतें रही थी, इरिटेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप। तो अगर शुरुआत की बात की जाए तो जब इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो करी थी, इसके बारे में हमने कल बात करी थी कि जब इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो करी तो यूएस के अकॉर्डिंग वो इंडिया ने कम्युनिस्ट ब्लॉक के लिए फॉलो की थी ना, क्योंकि यूएस चाहता था कि इंडिया यूएस को सपोर्ट करे कोल्ड वॉर में, बट इंडिया ने यूएस को सपोर्ट ना करके, हालांकि उन्होंने सब सपोर्ट कम्युनिस्ट ब्लॉक को भी नहीं किया, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करी बस, बट यूएस के अकॉर्डिंग दिस वाज देयर सपोर्ट टू कम्युनिस्ट ब्लॉक। और हम दूसरा जो इरिटेंट था वो ये था कि इंडिया रिकग्निशन ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, इंडिया ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया था। इससे यूएस को दिक्कत इसलिए आई थी क्योंकि यूएस वाज वेरी क्लोज टू केएमटी रजीम। अब मैं अगर आपको केएमटी रजीम के बारे में कुछ बताऊं तो जो केएमटी रजीम है वो ओरिजिनेट हुई थी एज अ रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल पार्टी, एज अ रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल पार्टी, और इनका डोमिनेंस रहा था चाइना में 1928 से लेके 49 तक, ये चाइना में डोमिनेंट थी। उसके बाद इनको हरा दिया गया था एंड दे वर सेंट बैक टू ताइवान इन 1949। उसके बाद ये सोल रूलिंग पार्टी थी ताइवान की, कब तक, 1990 तक, जब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए। तो ये केएमटी रजीम है, दे हैड अ वेरी एंटी चाइना पोस्ट, ये एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी और इनकी डोमिनेंस थी चाइना में 49 तक। अब जो यूएस था वो इनके बहुत करीब था, तो यूएस नहीं चाहता था कि चाइना को एज अ होल नेशन का जो दर्जा है वो इंडिया रिकग्नाइज करा दे। तो इंडिया की ये जो स्टेप था, इंडियन रिकग्निशन ऑफ चाइना, ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, इससे यूएस ने काफी अपोज किया था। इंडिया की सिंपैथी नॉर्थ कोरिया के साथ, कोरियन क्राइसिस। कोरियन क्राइसिस के बारे में हम बहुत ही छोटे में डिस्कस करते हैं। कोरियन क्राइसिस क्या थे, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था तो जो यूएसए था वो सपोर्ट कर रहा था साउथ कोरिया को, और जो रशिया था वो सपोर्ट कर रहा था नॉर्थ कोरिया को। जो कोरिया पूरी जो नेशन था उसमें क्राइसिस हुए थे, ये दो हिस्सों में बट गया था। साउथ कोरिया बोल रहा था कि ये पूरा कोरिया हमारा है, नॉर्थ कोरिया वो से कि पूरा कोरिया हमारा है। तो जब नेगोशिएशंस हुए और जो फाइनल में यहाँ की मिलिट्री यहाँ रह गई, यहाँ की मिलिट्री यहाँ रह गई, तब एक जो बीच में बाउंड्री बन गई, वही बाउंड्री आज तक चल रही है, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड नॉर्थ कोरिया एंड दिस एरिया इज कॉल्ड साउथ कोरिया। एज यूएस वाज सपोर्टिंग साउथ कोरिया, तो इंडिया की जो सिंपैथी थी नॉर्थ कोरिया की तरफ, दैट प्रूव टू बी अ इरिटेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप। इंडिया ने गोवा को ऑक्यूपाई किया 1961 में। अब यूएस को इससे दिक्कत इसलिए क्योंकि यूएस के अकॉर्डिंग गोवा जो थी वो पोर्चुगीज टेरिटरी थी, तो ये भी एक इरिटेंट साबित हुआ इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप। इंडिया ने इंडिया को बोकारो स्टील प्लांट बनाने के लिए यूएस से एक फंड की रिक्वेस्ट करी थी ऑफ $1 बिलियन, और ये यूएस ने रिजेक्ट कर दिया था। 1962 में भी 1962 में भी इंडिया को दी जाने वाली डिफेंस असिस्टेंस यूएस ने मना कर दी थी ड्यू टू प्रेशर ऑफ पाकिस्तान।
और आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए, कोल्ड वॉर के पूरे टाइम के दौरान यूएस जो था वो पाकिस्तान के स्टैंड को सपोर्ट कर रहा था कश्मीर पे, कि कश्मीर शुड बी द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान. So these were the irritants which were there in the beginning of the relationship. आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में. ये ट्रीटी बनाई गई थी ताकि जो न्यूक्लियर वेपन है, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, उसका ट्रांसफर एकदम मिनिमाइज कर दिया जाए, ताकि हर स्टेट के, हर नेशन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी ना हो कि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब को डेवलप कर सके. तो 1968 में एनपीटी साइन की गई थी लंदन में, वॉशिंगटन में और मॉस्को में, और ये फोर्स में लाई गई थी 1971 में. एनपीटी का आर्टिकल 1 का रोल है कि वो ये प्रोहिबिट करता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी which can be utilized directly or indirectly for making the nuclear weapon. अगर हर देश एक न्यूक्लियर वेपन बना के बैठ जाएगा, तो अगर छोटी छोटी भी जंग होती है तो वो उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर सकता है, जो कि वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग फैक्टर हो सकता है. अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग नेशंस को दो कैटेगरी में बांटा गया था, एक था न्यूक्लियर वेपन स्टेट और एक था नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट. जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट थे, इन्हें राइट मिला था to test, stockpile nuclear weapons, and they can also conduct enrichments of uranium. आपको पता होना चाहिए कि यूरेनियम का लेवल आप जितना एनरिच करेंगे, इसकी जो वल्नरेबिलिटी है, इसकी जो तबाह करने की शक्ति है, वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी. तो जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट थे, उन्हें राइट मिला था कि ये यूरेनियम को एनरिच कर सकते हैं 70 to 90% तक, और इस लेवल को बोला जाता है वेपन ग्रेड यूरेनियम. वेपन ग्रेड यूरेनियम. तो ये सब जो थे राइट्स, ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट को दिए गए थे. और दूसरी साइड में जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट थे, वो ना तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर सकते थे, ना ही स्टॉक पाइल कर सकते थे. हाँ, बट वो यूरेनियम के लेवल को एनरिच कर सकते थे 3 से 10% तक ही. ये इस लेवल को बोलते हैं रिएक्टर्स ग्रेड. जब बिजली पैदा करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम यूज किया जाता है, तो उसकी जो एनरिचमेंट होती है वो 3 से 10% होती है, तभी वो बिजली, तो ऐसे लेवल के यूरेनियम को बोला जाता है रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम, जो कि बिजली पैदा करने के काम आता है. अब इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं की थी. इंडिया के एनपीटी साइन करने के कुछ रीजंस रहे थे. आइए उस रीजन के बारे में बात करते हैं. इंडिया ने एनपीटी साइन इसलिए, इंडिया को कहा गया था कि आप एनपीटी साइन कीजिए और हम आपको नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा दे देंगे. पर इंडिया ने इस पॉइंट को लेके एनपीटी को रिजेक्ट कर दिया था. इसके कुछ रीजंस इंडिया ने दिए थे. उसमें से पहला रीजन था कि इंडिया के अकॉर्डिंग ये पॉलिसी जो है, जो कि इंडिया को आप नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा देना चाह रहे हैं, दिस इज बायस्ड इन नेचर. बायस्ड इन नेचर. क्योंकि एनपीटी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा उन्हीं कंट्रीज को दिया जाना था जिन्होंने 1968 से पहले न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली थी. और मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्टिंग फर्स्ट अपनी 1974 में की थी. तो इस क्लॉज के अकॉर्डिंग इंडिया ने 1968 के बाद टेस्टिंग करी, तो इंडिया को नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए. यही पॉइंट इंडिया के अकॉर्डिंग बहुत बायस था कि 1968 का जो थ्रेशोल्ड है वो कैसे रखा गया है. सेकेंड इंडिया का पॉइंट था कि इफ इंडिया साइंस एनपीटी, if India signs NPT, ये क्या गारंटी है कि जो बाकी स्टेट्स हैं वो इंडिया के ऊपर जो उनका न्यूक्लियर वेपन है उसको फोर्स नहीं करेंगे या उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते. That if you signs the treaty with non-nuclear weapon state,
What is the assurance that other nuclear powers like Pakistan and Israel would do so? कि अगर हम एनपीटी साइन कर देते हैं तो क्या गारंटी है कि पाकिस्तान और इजराइल जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो भी ये एनपीटी साइन करेंगे विद द टैग ऑफ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। आगे चल के अगर हम बात करें, इंडिया का पॉइंट था कि इंडिया की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है दिस इज ओनली फॉर डिफेंस पर्पस, कि इंडिया कभी भी पहले किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेगी। हाँ, अगर कोई इंडिया के ऊपर यूज कर सकता है तो इंडिया अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डिफेंस पर्पस के लिए यूज कर सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था पहले, इंडिया ने एक डॉक्ट्रिन साइन कर रखा है जिसका नाम है नो फर्स्ट यूज। तो ये इंडिया के स्टैंड थे एनपीटी को रिजेक्ट करने के लिए। अब अगर हम आगे चलते हैं और कुछ और मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। जैसा मैंने आपको भी बताया कि 1974 में इंडिया ने अपनी फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया, और इस पे यूएसए ने रिएक्ट किया बाय डिसरप्टिंग द फ्यूल सप्लाई फॉर तारापुर प्लांट। तारापुर प्लांट, इंडिया ने जब 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया तो वो एक यूएस का उस पर एक अच्छा रिएक्शन नहीं आया, और यूएस ने अपना गुस्सा दिखाने के लिए जो तारापुर प्लांट को, जो इंडिया का जो यूएस इंडिया को फ्यूल देता था उसकी जो सप्लाई थी उसको उसने रोक दिया था। हालांकि ये जो इनके बीच की दिक्कत थी ये रिमूव हुई थी 2008 में सिविलियन न्यूक्लियर डील में। 2008 की सिविलियन न्यूक्लियर डील, इस डील के साथ इंडिया ने ये मिस्ट्रस्ट खत्म करके इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को एक अगले स्टैंड पर लेके गए थे। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो 2008 की सिविलियन न्यूक्लियर डील हुई थी, इसके अकॉर्डिंग यूएस की जो कंपनीज हैं वो इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल प्रोवाइड करेंगी फॉर सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑफ इंडिया, ना कि मिलिट्री यूज के लिए, फॉर सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑफ इंडिया। अब इस डील का जो सेक्शन 123 था, या आप उसको हाईटेक भी बोल सकते हैं, इसमें दो चीज लिखी गई थी कि अगर यूएस किसी भी नेशन को न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करता है तो जो नेशन है उसको इंटरनेशनल सेफगार्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल आपको मिला है यू कैन नॉट यूज फॉर मिलिट्री पर्पस, कि आप उस फ्यूल को मिलिट्री पर्पस में किसी भी तरह से यूज नहीं कर सकते। और सेकंड था कि फॉर द पर्पस ऑफ रीप्रोसेसिंग, आपको पता होना चाहिए कि जब न्यूक्लियर फ्यूल आप यूज करते हैं तो उसमें से कुछ वेस्ट निकलता है जिसको आप रीप्रोसेस करके उसके अंदर से प्लूटोनियम भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि एक फ्यूल के रूप में आप यूज कर सकते हैं। तो रीप्रोसेसिंग के लिए भी नेशन को परमिशन लेनी पड़ेगी यूएस से। तो ये जो दो पॉइंट्स थे सेक्शन 123 के अंदर, ये काफी मेजर पॉइंट थे सिविलियन न्यूक्लियर डील को लेके। अब इससे फायदा हुआ यूएस को और इंडिया को भी, बेनिफिट्स ऑफ द न्यूक्लियर डील। इससे कुछ फायदे यूएस को हुए और कुछ फायदे इंडिया को हुए। यूएस से यह फायदा हुआ कि जो इंडिया और यूएस के बीच में 1974 जब इंडिया ने अपनी फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग करी तब जो एक मतभेद हो गया था वो इसने दूर किया। इट रिमूव द मिसट्रस्ट। सेकेंड पॉइंट ये था कि यूएस कैन नाउ टेल द वर्ल्ड दैट इट प्रेशराइज्ड इंडिया टू एक्सेप्ट द इंटरनेशनल सेफगार्ड्स व्हिच इंडिया डिजिस्टेड बाय नॉट साइनिंग द एनपीटी। एनपीटी को नॉन साइन करके इंडिया ने ये साफ बोल दिया था कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले कि जिससे इंडिया के ऊपर ऑब्लिगेशन लग जाए कि इंडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को वेपन मिलिट्री वेपन के रूप में यूज कर ही नहीं सकती। तो यूएस ने ये बोला कि हमने इंडिया से सिविलियन न्यूक्लियर डील करा के ऐसा हमने इंश्योर किया है कि अब इंडिया जो है वो इंटरनेशनल सेफगार्ड्स फॉलो करेगी और हमारे साइड से जो मिलने वाले न्यूक्लियर फ्यूल है उसको मिलिट्री पर्पस में यूज नहीं करेगी।
क्योंकि सेक्शन 123 का जो फर्स्ट क्लॉज है वही ये कहता है कि अगर आप किसी न्यूक्लियर फ्यूल लेते हैं यूएस से तो यू हैव टू फॉलो द इंटरनेशनल सेफगार्ड्स। थर्ड, sorry, this should be US. तो US can now utilize India to counterbalance China, कि हम इंडिया को वो न्यूक्लियर फ्यूल देके एक ऐसी इकोनॉमी बना देगा कि इंडिया चाइना से काउंटर बैलेंस कर सके, जिसमें इवेंचुअल जो फायदा होगा वो यूएस का ही होगा। और यूएस जो है इंडिया की सिविलियन न्यूक्लियर फ्यूल मार्केट का भी अच्छा खासा फायदा उठा सकता है एक अच्छा सप्लायर बन के। अब इसके कुछ फायदे इंडिया को भी हुए थे। फर्स्ट फायदा तो था the security interest of India has not been compromised as India has the right to separate its military reactor from civilian ones. अब इंडिया का जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है इसमें उसको कुछ भी हैम्पर नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया के पास एक राइट था कि वो अपने मिलिट्री रिएक्टर्स को सिविलियन रिएक्टर से अलग कर सकती है और यूएस से मिलने वाले फ्यूल को सिर्फ सिविलियन यूज के लिए यूज कर सकती है। और ये जो डील है इसने इंडिया को हेल्प करी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, क्योंकि जो न्यूक्लियर फ्यूल आया था उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करके एनर्जी क्रिएट की जाती है, तो उससे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी उसमें इंडिया को काफी हेल्प मिली थी। एंड नाउ इंडिया कैन नेगोशिएट विद द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप फॉर द सप्लाई ऑफ फ्यूल। ये न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप ऑफ 48 कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड में न्यूक्लियर फ्यूल को सप्लाई करती है। इंडिया चाहती है कि ये उसकी मेंबर बन सके, पर इसको हर बार मना कर दिया जाता है। तो इस डील के साथ इंडिया नेगोशिएट कर सकती है एनएसजी के साथ कि आप हमें भी मेंबर बना सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो सप्लाई द फ्यूल। आप ये बात याद रखना कि इसके अंदर एक और क्लॉज था कि इफ इंडिया टेस्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फर्दर, अगर इंडिया आगे फिर से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को टेस्ट करती है तो ये डील कैंसिल कर दी जाएगी यूएस की साइड से। अब हम मेन बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जिसका नाम है कन्वेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री कॉम्पेंसेशन एग्रीमेंट। जब भी आप किसी स्टेट से न्यूक्लियर फ्यूल खरीदते हैं, पर अगर कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है उस न्यूक्लियर फ्यूल को लेके कि जिसमें काफी सारे जो लोग हैं जिनकी जान चली जाती है, जैसे जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें जान चली जाती है, तो उसकी लायबिलिटी जो है वो किसके ऊपर आएगी, उसको लेके कन्वेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री कॉम्पेंसेशन एग्रीमेंट बनाया गया था। इसका ये चीज याद रखना कि यूएस वाज रिस्पांसिबल फॉर अर्निंग अ वेवर फ्रॉम एनर्जी सो दैट सप्लाई कैन बी मेड टू इंडिया, क्योंकि एनर्जी कहता है कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई नहीं कर सकते। तो इंडिया यूएस ने ये जिम्मेदारी उठाई कि उन्होंने एनर्जी से वेवर लिया कि इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई दी जाए, और इसके लिए उन्होंने इंडिया को मजबूर करा सीएससी एग्रीमेंट साइन करने के लिए। ये एग्रीमेंट जो है, दिस एग्रीमेंट कॉल्ड फॉर स्पीडी कॉम्पेंसेशन इफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट टेक प्लेस। जो अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है या दुर्घटना हो जाती है तो उसमें जल्द से जल्द कॉम्पेंसेशन कैसे दी जाए उसके लिए एग्रीमेंट बनाया गया था, और ये एग्रीमेंट साइन हुआ था वियना में। अब इस एग्रीमेंट के चलते इंडिया ने एक न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल पास किया था 2010 में। उसका सेक्शन 70 बी कहता है कि द इंटेंट ऑफ सप्लायर की इंटेंशन, उसका मकसद आपको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में, लीगली शुड बी प्रूव्ड इन टू द कोर्ट इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द लायबिलिटी। कि अगर इंडिया में कोई प्लांट लगता है जिसमें यूएस का न्यूक्लियर फ्यूल आ रहा है और उससे अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो यूएस के ऊपर लायबिलिटी आनी चाहिए। ये प्रूव करने के लिए आपको यूएस का इंटेंशन प्रूव करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए इंटेंशन, मकसद, ये सब एक मेंटल टर्म है, इसको आप फिजिकली प्रूफ नहीं कर सकते। तो सिंस इंटेंट कैन नॉट बी प्रूव्ड इन कोर्ट, तो जो ये जो वर्ड था इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, इंश्योरेंस कवर मिल रहा था यूएस को, क्योंकि अगर यूएस से आने वाले फ्यूल से किसी को ट्रेजेडी हो जाती है तो आप इंटेंशन प्रूव कर नहीं सकते और उससे यूएस के ऊपर लायबिलिटी आएगी नहीं। तो काफी डिबेट के बाद ये जो वर्ड था ये रिमूव कर दिया गया था, द वर्ड गॉट रिमूव्ड। तो इस बिल के अंदर से इंटेंशन वर्ड रिमूव कर दिया था और ये बहुत ही डिस्प्यूटेड मैटर बन गया था इंडिया और यूएस के बीच में कि लायबिलिटी जो है वो किसके ऊपर आएगी। इस डिस्प्यूट को एंड करने के लिए 2015 में जब हमारी रिपब्लिक डे के परेड में मिस्टर बराक ओबामा आए थे, उस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट, तब ये डील साइन हुई थी। और
इसका नाम था न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल, कि हम एक ऐसा पूल बनाएंगे जिसमें हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे, और फिर अगर कुछ ट्रेजेडी होती भी है तो हम उस पूल में से पैसा निकाल के वो लायबिलिटी पे कर सकते हैं न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल के बारे में। तो ये जो पूल था इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होंगी प्रीमियम के फॉर्म में। तो इसके अंदर 3 तरह की कंट्रीब्यूशन होंगी। सबसे पहली जो होगी वो होगी स्टेट ऑन इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू, जैसे कि LIC। सेकंड कंट्रीब्यूशन करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड थर्ड कंट्रीब्यूशन करेंगे मैन्युफैक्चर या फिर सप्लायर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। बट इनके पास ये फायदा था कि इनको जो भी पेमेंट करनी है, से अगर इनको 100 रुपीज पे करने हैं तो वो ये 100 रुपीज ऑफसेट कर सकते थे कॉस्ट ऑफ फ्यूल सप्लाइड के फॉर्म में। तो इन्होंने कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं करी, जो भी इनकी कंट्रीब्यूशन का अमाउंट था वो इन्होंने कॉस्ट ऑफ फ्यूल में से कम कर दिया। तो जब ये पूल बना तो इसको 3 टायर में बनाया गया था, ताकि अगर कोई भी आगे जाके ट्रेजेडी हो तो जो उसकी लायबिलिटी है वो उन टायर में से पे कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो खाली टायर 1 यूज कर सकती है, एंड जो मैन्युफैक्चर है वो टायर 2 और टायर 3 का अमाउंट यूज कर सकते हैं। हर टायर जो है वो पूल का 33% यूज करेगा। तो जो पूल था वो इक्वली 3 टायर में बांटा गया था। टायर 1 वाज फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टायर 2 एंड 3 वाज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। तो इन्होंने ऐसे न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल बनाया ताकि आगे जाके अगर कोई ट्रेजेडी होती है तो स्पीडी कॉम्पेंसेशन टू जो भी जिन्होंने भी उस ट्रेजेडी में अपनी जान गंवाई या कुछ नुकसान हुआ है उसकी एक स्पीडी कॉम्पेंसेशन कर सके। तो अब आगे चलते हुए हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया और यूएस के बीच आगे चल के जो इश्यूज आए उनके बारे में। तो सबसे पहला जो इशू था वो था आउटसोर्सिंग इंडिया। तो इसमें आउटसोर्सिंग में क्या हो रहा था कि jobs from US were transferred to India। आउटसोर्सिंग के अंदर इंडिया के पास एक बहुत ही लेवरेज थी, क्योंकि इंडिया के पास कंप्यूटर लिटरेट की जो पॉपुलेशन थी वो काफी अच्छी थी, जिससे ये हो रहा था कि जो इंडियंस थे वो यूएस की जॉब्स काफी आसानी से पा रहे थे, जो कि इंडिया में आउटसोर्स की जा रही थी, जो कि इंडिया यूएस की सर्विसेज परफॉर्म्ड इन इंडिया बाय इंडियन पॉपुलेशन। और इसमें इंडिया के पास ये अच्छा बेनिफिट था कि इंडिया हैड अ पॉपुलेशन ऑफ कंप्यूटर लिटरेट, इंग्लिश स्पीकिंग एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास। बट इससे एक जो यूएस को दिक्कत आई कि जो यूएस के जो रेजिडेंट्स थे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट कम हो रही थी। दिस वाज अकॉर्डिंग टू यूएस। employment was decreasing for US population due to outsourcing of jobs to India। इसी के चलते 2012 में प्रेसिडेंट ओबामा ने जब पावर में आए तो उन्होंने एक लॉ पास किया जिसके अंडर अगर कोई कंपनी इंडिया में अपनी जॉब्स को आउटसोर्स करती है तो उसको जो मिलने वाली सब्सिडीज हैं वो यूएस मना कर देगा। सब्सिडीज टू दोस कंट्री व्हिच आर आउटसोर्सिंग देयर जॉब्स टू इंडिया वुड बी डिनाइड, ताकि जो जॉब यूएस की जॉब्स हैं वो यूएस के ही पॉपुलेशन को मिले और इंडिया में ज्यादा आउटसोर्स ना करें। इसलिए उन्होंने एक लॉ बनाया जिसके अंदर सब्सिडीज टू सच कंपनीज वुड बी डिनाइड। एंड जब ट्रम्प पावर में आए, व्हेन ट्रम्प केम टू पावर, तो ही स्टार्टेड अ पॉलिसी ऑफ अमेरिकन फर्स्ट। इसका भी सेम ही मतलब था कि अगर कुछ भी बेनिफिट होना है तो वो अमेरिकन को पहले हो, उसके बाद कोई आगे चल के किसी और नेशन को उसका फायदा हो। तो ये था आउटसोर्सिंग इशू यूएस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है इंडियन आईटी फर्म्स इशू। इसमें क्या था कि इंडिया के खिलाफ एक एलिगेशन लगाई थी कि इंडिया जो है वो यूएस गवर्नमेंट को लॉस ला रही है, लॉस टू यूएस गवर्नमेंट, कि जो इंडिया की जो आईटी फर्म्स हैं लॉस टू यूएस गवर्नमेंट बाय इंडियन आईटी फर्म्स। तो इसी के चलते इन्होंने
2013 में 2013 में अंडर इमिग्रेशन रिफॉर्म्स लेजिस्लेशन जो इंडियन आईटी फर्म्स थी यूएस में, इंडियन आईटी फर्म्स इन यूएस, दे वर डिनाइड टू ब्रिंग स्किल्ड प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडिया। यूएस में जितनी भी इंडियन आईटी फर्म्स थी उनको डिसअलाउ कर दिया था, उनको मना कर दिया था इंडिया से प्रोफेशनल स्किल्ड स्टाफ लाने से, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये यूएस की जो एम्प्लॉयमेंट थी उससे ये कम हो रही थी, क्योंकि जो भी इंडियन आईटी फर्म्स थी वो अपनी जो भी जॉब्स हैं उसके लिए इंडिया से स्टाफ मंगा रही थी। यूएस के अकॉर्डिंग उनको वो जॉब्स अमेरिकन को देनी चाहिए थी, तो इससे यूएस को काफी लॉस हो रहा था। एंड इन्होंने स्टेट भी किया था कि दे वुड हैव टू एम्प्लॉय नेटिव अमेरिकन्स, दे वुड हैव टू एम्प्लॉय अमेरिकन्स। तो जब इंडिया बना 17th मेंबर ऑफ वॉशिंगटन अकॉर्ड, व्हेन इंडिया बिकेम 17th मेंबर ऑफ वॉशिंगटन अकॉर्ड, ये अलाउ करता है इक्विलिटी ऑफ इंजीनियरिंग डिग्रीज, कि इंजीनियरिंग डिग्री कौन से एरिया में एप्लीकेबल होती हैं अमेरिका में। तो जब इंडिया इसका मेंबर बना तो यूएस ने क्या करा कि इस जो अकॉर्ड था इसको आईटी सेक्टर पे एप्लीकेबल किया ही नहीं, कि अगर आपको इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप आईटी सेक्टर में अमेरिका में जॉब नहीं ले सकते। इन्होंने ऐसी अरेंजमेंट करी। तो ये था इंडियन फर्म्स आईटी इशू की, इंडियन की जो फर्म्स हैं वो अमेरिका का अमेरिकन की एम्प्लॉयमेंट कम करके इंडिया को फायदा दे रही है एंड यूएस को इससे एक मेजर लॉस हो रहा है। आगे चल के आता है मेन इशू जो कि है वीजा इशू। आप याद रखिए कि वीजा जो है वो 3 तरह के होते हैं, H1B वीजा, L1 वीजा एंड EB-5 वीजा। अब H1B वीजा जो होता है इसको बोलते हैं नॉन इमिग्रेंट वीजा। अगर आप एक अगर आप एज एन एम्प्लॉय यूएस में जाते हैं या अगर आप यूएस में काम ढूंढने जाते हैं तो आपको H1B वीजा के थ्रू यूएस में एंट्री मिलेगी। So it's a non-immigrant visa allocated to skilled professionals from other countries. दूसरी कंट्री के जो skilled professional होते हैं उनको ये दिया जाता है and if they fail to find a job, they have to go back to their own country. अब H1B वीजा को लेके जो इश्यूज आए थे, यूएस ने इस वीजा की एलोकेशन को काफी स्ट्रिक्ट बना दिया था कि H1B वीजा दे ही नहीं रहे थे वो इंडियंस के जो प्रोफेशनल से। तो इंडिया ने काफी नेगोशिएशन की थी और 2009 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके अंडर 1,30,000 H1B वीजा प्रोवाइड करे गए थे लेबर को जो कि वर्क करेंगी स्टेम में। दिस इज साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड मेडिकल। उसके बाद एक दिक्कत और आई 2016 में यूएस ने H1B वीजा की फीस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था और जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई थी उन्होंने एक रूल लाया था जिससे कि स्पाउस ऑफ H1B वीजा, अगर कोई वीजा होल्डर है तो उसकी वाइफ या हस्बैंड को एम्प्लॉयमेंट का जो राइट था उसको डिसअलाउ कर दिया था कि अगर आप किसी के हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो आपके जो स्पाउस हैं आप उनके बेसिस पे कुछ भी एम्प्लॉयमेंट सीख नहीं कर सकते। और एक और लॉ पास किया था जिसके अकॉर्डिंग जो H1B वीजा होल्डर है उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, मॉम एंड डैड, अगर वो यूएस आते हैं तो यूएस आने से पहले उनके पास एक इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। It also passed a law under which dependent of H1B visa holder have to acquire an insurance cover before coming to US. So all this was about H1B visa. अब इसके बाद हम आगे जाके बात करते हैं L1 वीजा के बारे में। L1 वीजा दिया जाता है उन प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव को जो कि या तो उनकी कंपनी के हेडक्वार्टर्स यूएस में हो या फिर ब्रांचेस यूएस में हो। फॉर प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव ऑफ एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी जो अलग अलग नेशंस में उनके ब्रांचेस होती हैं। ईदर दे हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन यूएस और ब्रांचेस इन यूएस। इसका टेन्योर होता है 5 साल का। 5 साल के बाद दैट पर्सन कैन अप्लाई फॉर ग्रीन कार्ड। और जो L1 वीजा का एक फायदा है कि स्पाउस ऑफ L1 वीजा होल्डर
would be entitled to L2 वीजा। इस L2 वीजा के अंदर जो उनके स्पाउस हैं वो एम्प्लॉयमेंट भी ढूंढ सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज EB5 वीजा। ये सबसे आसान तरीका होता है ग्रीन कार्ड पाने का। आप बस फीस पे कीजिए और आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। जो पहले इसकी फीस थी दैट वाज $5 लाख, अराउंड 4.5 करोड़ अप्रॉक्स। बट उसके बाद 2018 में यूएस ने इसकी फीस बढ़ा के $9 लाख कर दी थी, जो कि अराउंड 6.5 to 7 करोड़ होती है। तो ये पूरा इशू रिलेटेड टू वीजास। अब इंडिया का जो स्टैंड है इन तीनों इश्यूज को लेकर, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया क्या कहता है इन इश्यूज को लेकर। तो इंडिया का जो सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया कहता है कि जो जितने भी नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर पासिंग फ्रॉम यूएस, नंबर ऑफ skilled laborers passing school from US, they do not meet the requirement for the job, requirement of US firms। कि जो वहां के बच्चे स्कूल से और कॉलेज से पास आउट होते हैं वो रिक्वायरमेंट ही मीट नहीं कर पाते। तो इससे क्या होता है, तो इसके बेसिस पे वो कहते हैं कि जब आपके पास खुद के पास ही अपने स्किल्ड लेबर नहीं है तो क्यों ना आप H1B वीजा को ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि इंडिया से स्किल्ड लेबर आए और वो आपकी जो यूएस फर्म की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाए। तो आइए बात करते हैं इंडिया का स्टैंड ऑन सेकंड इशू, जो कि अमेरिका ये कहता था कि जो इंडियन प्रोफेशनल है दे आर मेकिंग अ लॉस टू नेटिव अमेरिकन्स। इंडिया के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑन एवरी 100 H1B वीजा, अगर यूएस 100 H1B वीजा देता है 180 जॉब्स आर क्रिएटेड फॉर यूएस अमेरिकन्स। हर 100 H1B वीजा पे 180 जॉब्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि ये वहां जाके अपनी कंपनीज भी खोलते हैं, देन काम भी करते हैं और इनके सबऑर्डिनेट्स भी चाहिए होते हैं। तो अगर यूएस 100 H1B वीजा देता है तो उससे 180 जॉब्स क्रिएट होती हैं फॉर अमेरिकन्स। थर्ड बात करते हैं कि ये बोलना भी गलत है कि जो इंडियन आईटी फर्म्स हैं ये लॉस देती हैं यूएस को। ये बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब डेटा अगर देखा जाए तो 2012 और 13 के ईयर में इंडियन आईटी फर्म्स ने $22.5 बिलियन टैक्स दिया था टू यूएस बाय इंडियन आईटी फर्म्स। तो अगर इंडियन आईटी फर्म एक साल में इतना टैक्स दे रही हैं तो दैट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर एनी कंट्री। और इससे ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इंडियन आईटी फर्म्स यूएस को लॉस दे रही है। और फोर्थ जो इंडिया कहती है कि ये भी कहना बिल्कुल गलत होगा कि जो इंडियंस हैं वो बहुत ही लो वेज पर काम करते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्चुअल में जो इंडियंस हैं they are working at much higher wage than US population। तो इंडिया का ये स्टैंड था इन सारे इश्यूज को लेकर रिलेटेड टू आउटसोर्सिंग, वीजा या फिर लॉस टू यूएस गवर्नमेंट। आगे बात करते हैं ट्रेड वॉर बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ट्रेड वॉर होता है जहां पे कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती, बट एक कंट्री दूसरी कंट्री को लॉस पहुंचाने की कोशिश करती है ड्यू टू इट्स ट्रेड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। तो ऐसा ही कुछ हुआ था जब 2018 में यूएस ने टैरिफ बढ़ा दिए थे किस पर, स्टील के इंपोर्ट पर बाय 25%। अगर यूएस में कोई भी कंट्री स्टील इंपोर्ट करती है या स्टील भेजती है यूएस को, तो उस पे जो टैरिफ था, जो उस पे ड्यूटीज थी, वो यूएस ने 25% से बढ़ा दी थी। एंड यूएस आल्सो इंक्रीज टैरिफ ऑन एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स, एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स बाय 15%।
अब इससे हुआ यह था कि इंडिया को काफी लॉस हुआ क्योंकि इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर। इंडिया वाज biggest supplier of these two to US। इंडिया यूएस के पास सबसे ज्यादा स्टील एंड एल्यूमिनियम भेजता है और यूएस ने उन्हीं पर टैरिफ लगा के इंडिया को एक मेजर लॉस दिखाया था एंड ये एक तरह के ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गई थी। तो इसी का रिएक्शन से पहले बात करते हैं कि यूएस ने एक और चीज करी थी कि 2009 में जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिया करता था यूएस अंडर जीएसपी। जीएसपी इज जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इन्होंने ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव एकदम कम कर दिए थे जिसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया भी था। तो इससे इंडिया को लॉस हुआ था क्योंकि जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव इंडिया को मिलते थे वो यूएस ने हटा दिए थे सारे के सारे। तो इसके आंसर में इंडिया ने टैरिफ इंपोज किया था। टैरिफ imposed on 29 goods imported from US। जो यूएस इंडिया गुड्स भेजता था उसमें 29 गुड्स पर इंडिया ने काफी टैरिफ लगा दिए थे। तो इससे यूएस को काफी लॉस हुआ था और इसी के चलते इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गई थी जहां पर इंडिया अपने तरीके से टैरिफ लगा रहा था एंड यूएस अपने तरीके से टैरिफ लगा रहा था एंड बोथ द कंट्रीज वर ट्राइंग टू मेक अ लॉस टू द अदर कंट्री। तो इसी के चलते इंडिया और यूएस की लिबरल पॉलिसीज में काफी दिक्कत रही थी। ये दिक्कतें आगे जाके सॉल्व हुई थी। आइए बात करते हैं। तो जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ था इसके चलते यूएस ने इंडिया पर टैरिफ लगाए और इंडिया ने यूएस पर, बट आगे जाके कुछ नेगोशिएशन के बाद दोनों टैरिफ को इक्वल लेवल पर लाया गया था और किसी तरह वो ट्रेड वॉर को नॉर्मल लेवल पर वापस लाया गया था। अब आगे हम बात करते हैं इन्वोकिंग ऑफ काटसा की। पहले हम काटसा के बारे में बात करते हैं। काटसा की फुल फॉर्म सुन जाए तो काटसा इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। एडवर्सरीज का मतलब होता है ओपोनेंट्स या फिर उन वो कंट्री जिनके साथ ऑस्ट्रेलिया अच्छे संबंध नहीं रखना चाहता। तो ऑस्ट्रेलिया ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान पर, नॉर्थ कोरिया पर और रशिया पर। कि ईरान के साथ था कि कोई भी कंट्री अगर ईरान के साथ डील करती है तो वो यूएस डॉलर में डील नहीं कर सकती। और आपको पता होना चाहिए कि यूएस डॉलर इज द मोस्ट एक्सेप्टेड करेंसी इन द वर्ल्ड। मेजॉरिटी कंट्री जब भी कोई इंटरनेशनल डील करती हैं तो उसमें जो करेंसी होती है यूएस डॉलर ही होती है। तो इसको अगर ना यूज किया जाए तो वो एक दिक्कत साबित हो सकती है। एंड रशिया के साथ था कि कोई भी कंट्री अगर रशिया के साथ डिफेंस में डील करती है तो वो इन्वोकिंग ऑफ काटसा माना जाएगा। ऐसा ही हुआ जब 2018 में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन करा विद रशिया फॉर द परचेज ऑफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। जब इंडिया ने रशिया का एग्रीमेंट साइन करा तो यूएस ने इंडिया को वार्न करा कि देखो आप काटसा को इन्वोक कर रहे हो, इसका उल्लंघन कर रहे हो क्योंकि यू आर मेकिंग अ डिफेंस डील विद रशिया। अब इंडिया का एक इस पे ये स्टैंड था कि यूएस के प्रेशर के अंदर इंडिया ने ईरान से काफी सारे अपने इंपोर्ट्स ऑलरेडी कट कर ही दिए थे। बट जहां तक बात है एज फॉर एयर डिफेंस सिस्टम की तो ये है इंडिया की सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मामला। तो इसमें इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और वैसे भी काटसा तब इन्वोक होगा जब S-400 की डिलीवरी होगी जो कि होगी 2023 में। तो अभी के अकॉर्डिंग काटसा की इन्वोकिंग का ये कहना कि काटसा इन्वोक हो गया है ये एक सही चीज नहीं मानी जाएगी। आगे चल के बात करते हैं कि अब तक हमने बात करी थी इरिटेंट्स की, अब हम बात करते हैं कि मेजर ब्रेक थ्रूज क्या रहे हैं। हम बात करेंगे कि यूएस और इंडिया के बीच में मेजर ब्रेक थ्रूज क्या क्या रहे हैं। तो जो सबसे पहला ब्रेक थ्रू इंडिया और यूएस के बीच में रहा वो था GSO-MIA 2002। इसकी फुल फॉर्म अगर हम जाने तो दिस इज जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री
इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002। ये एग्रीमेंट साइन किया गया था फॉर द सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री एक्सचेंजेस। जो भी इंडिया और यूएस के बीच में मिलिट्री एक्सचेंज होते हैं इन टर्म्स ऑफ मे बी इंफॉर्मेशन या इक्विपमेंट्स या जो भी डील होती है, उनकी सिक्योरिटी कैसे उन एग्रीमेंट को एकदम सेफ एंड सिक्योर रखा जाएगा एंड उन डील को कैरी आउट किया जाएगा, उसके लिए GSOMIA एग्रीमेंट साइन हुआ था 2002 में। उसके बाद बात आई थी फ्यूचर जनरेशन पार्क 2005 की। दोनों साइंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि जो यूएस है वो एक ऑयल बेस्ड जीरो एमिशन पावर प्लांट एस्टेब्लिश करेगा इंडिया में। इससे एनर्जी जनरेट होगी, ये ऑयल बेस्ड होगा और इसमें जो एमिशन होगी कार्बन या स्मोक एमिशन वो एकदम जीरो होगी। तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 2005 में। उसके बाद बात करते हैं लिमोआ के बारे में। लिमोआ का मतलब है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट। ये साइन हुआ था 2016 में और इसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड हुआ था कि वी विल यूज ईच अदर्स मिलिट्री बेसिस फॉर रिपेयर ऑफ सप्लाई। इसकी ये फुल फॉर्म थी, सॉरी इसके अंदर ये डिसाइड करा गया था कि हम एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज करेंगे फॉर द रिपेयर ऑफ सप्लाई। तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए इंडिया जो है वो यूएस का मिलिट्री बेस यूज कर सकती है टू रिपेयर इट्स एयरक्राफ्ट। अगर इनके एयरक्राफ्ट में कुछ दिक्कत आ जाती है तो वो जो नियरेस्ट यूएस का जो मिलिट्री बेस है उसका यूज कर सकती है एंड सेम गोज फॉर यूएस। तो ये दोनों एक दूसरे के मिलिट्री बेस यूज कर सकते हैं फॉर द रिपेयरमेंट ऑफ सप्लाई, दैट इज मिलिट्री सप्लाई। आगे हम बात करते हैं कोमकासा के बारे में। जो कोमकासा एग्रीमेंट था वो साइन हुआ था 2018 में एंड इसकी फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या था कि इनक्रिप्टेड डिवाइस will be supplied to India by US। यूएस इंडिया को इनक्रिप्टेड सप्लाई प्रोवाइड करेगा। तो इससे होगा क्या कि जो इंडिया के जो मिलिट्री है वो इसको यूज कर सकती है फॉर हैविंग सिक्योर्ड मैसेजिंग विद देयर वॉर प्लेन्स या फिर शिप। इन डिवाइसेस का ये फायदा होगा कि ये इसकी जो बातचीत है वो कोई और नहीं सुन सकता, कोई इसको हैक नहीं कर सकता। तो इंडियन मिलिट्री कैन यूज दिस डिवाइसेस टू सेंड सिक्योर मैसेजेस टू ईदर वॉर प्लेन्स और शिप अगर कोई जंग छिड़ जाती है तो। उसके बाद आगे चल के बात करते हैं हम STA1 स्टेटस के बारे में। तो STA1 स्टेटस इंडिया को 2018 में दिया गया था और इसका मतलब होता है स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन। इससे इंडिया को फायदा क्या होगा? इससे इंडिया कैन गेट हाई एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएस फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पस। तो जब यूएस किसी को ये STA1 स्टेटस देता है तो यूएस उसको एक पावर देता है कि दे कैन गेट हाई एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएस इन टर्म्स ऑफ सिविलियन और मिलिट्री पर्पसेस। इंडिया जो था वो बना 37th नेशन टू गेट दिस स्टेटस।
और आपको पता होना चाहिए कि यूएस का एक बहुत ही करीबी देश है इजराइल, और यूएस ने अब तक इजराइल को भी ये स्टेटस नहीं दिया है। तो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि एक क्लोज फ्रेंड, इजराइल जैसे फ्रेंड नेशन को भी ये स्टेटस नहीं है, पर इंडिया को यूएस ने STA1 का स्टेटस दिया। उसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी MX 2019 के बारे में। इसके अंदर क्या होगा कि जो इंडिया और यूएस की जो इंडस्ट्रीज हैं वो डिफरेंट डील्स साइन करेंगी फॉर जॉइंट वर्किंग। इंडिया और यूएस की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज, दे विल साइन डिफरेंट डील्स विद अमेरिका, ताकि इंडिया और यूएस साथ चल के एक जॉइंट वर्किंग प्लान्स बनाए, ताकि इन दोनों की इंडस्ट्रीज साथ साथ काम करें, जिससे कि दोनों नेशन के जो टाई हैं वो और अच्छे हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं बेका के बारे में। बेका जो था वो 2020 में साइन हुआ था, और इसकी फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो इसके अंदर क्या है कि जो दोनों कंट्रीज हैं वो आपस में टोपोग्राफिकल एंड एरोनॉटिकल डेटा शेयर करेगी। डेटा एक्सचेंज। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा कि इंडिया एंड यूएस बोथ कैन यूज दिस डेटा फॉर बेटर नेविगेशन एंड ऑल्सो फॉर टारगेटिंग। टारगेटिंग कैन बी यूज फॉर मिसाइल्स या प्लेन्स, इन सब में ये काम आ सकता है, मिलिट्री पर्पस भी एंड देन सिविलियन पर्पस में भी काम आ सकता है। एंड जो बहुत रीसेंट एग्रीमेंट है, जो अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है, व्हेन यूएस एक समिट का पार्ट बना जिसमें इंडिया भी थी ऑन क्लाइमेट, तो उसके अंदर इंडिया और यूएस ने एक अपना स्टैंड रखा है कि दैट इंडिया एंड यूएस विल मेक अ पार्टनरशिप फॉर क्लीन एनर्जी एजेंडा ऑफ 2030। इसके अगर हम की पॉइंट्स के बारे में बात करें, तो दिस इज अ जॉइंट क्लाइमेट एंड एनर्जी इनिशिएटिव, कि कैसे हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे क्लाइमेट का ध्यान रखते हुए। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टनरशिप इज मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट्स, demonstrate clean technologies and enable green collaborations। कि दोनों जो कंट्री है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करेंगी, सही जगह लगाएंगी, क्लीन टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगी, जो साफ टेक्नोलॉजी है जिनसे पोल्यूशन कम होता है, कार्बन की जो एमिशन है वो कम होती है, वो करेंगी। एंड ग्रीन कोलैबोरेशन मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पार्ट लेंगी, जिससे कि क्लाइमेट को फायदा हो, क्लाइमेट को नुकसान ना हो। इससे फायदा क्या होगा कि जो बाकी कंट्रीज हैं उनके लिए भी एक path for sustainable development will be provided for rest of the countries। इसके अंदर दो इस एग्रीमेंट के अंदर जो इंडिया यूज क्लीन एनर्जी एग्रीमेंट है, इसके अंदर दो पार्टनरशिप चलेंगी। द फर्स्ट वन वुड बी स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप एंड सेकंड वुड बी द क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, कि क्लाइमेट को लेके हम कौन से एक्शन लेंगे और जो उसका फाइनेंस है उसको कैसे मोबिलाइज करके हम इस प्लान को आगे लेके जाएंगे। तो ये दो चीज पे इस पे बहुत ध्यान दिया जाएगा। सो दिस इज द रीसेंट डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएस। अब हम कुछ बाकी छोटी छोटी ब्रेक थ्रूज के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट वन वाज प्रेसलर अमेंडमेंट। प्रेसलर अमेंडमेंट क्या हुआ था कि 1990 में प्रेसलर अमेंडमेंट पास हुआ था यूएस में। प्रेसलर
अमेंडमेंट पास्ड इन यूएस। इससे ये फायदा होता है कि यूएस डिसअलाउड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड टू पाकिस्तान। जो पाकिस्तान को इंडिया यूएस इकोनॉमिक और मिलिट्री एड प्रोवाइड कर रहा था, वो एड रोक दी गई इस 1990 के प्रेसिडेंट अमेंडमेंट के एक्ट के तहत। तो इससे इंडिया को काफी फायदा हुआ था। और अगर हम सेकंड बात करें तो दैट इज एलसीए डिफेंस रेडार कंपोनेंट्स। तो ये डील साइन हुई थी 2001 में। इसमें यूएस अग्रीड टू सप्लाई इंडिया विद डिफेंस रेडार्स। यूएस इंडिया को डिफेंस रेडार प्रोवाइड करेगा फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ एलसीए। एलसीए का मतलब होता है लाइट कंपोनेंट एयरक्राफ्ट। ऐसे एयरक्राफ्ट जिसमें कंपोनेंट्स काफी लाइट रहते हैं, उनके डिफेंस रेडार प्रोवाइड करेगा यूएस, एंड ऑल्सो द जेट इंजन्स। तो ये डील साइन हुई थी 2001 में। 2004 में जो यूएस ने इसरो के ऊपर बैन मारा था कि इसरो यूएस के एजेंसी नासा के साथ मिलके कुछ भी प्लान या प्रैक्टिस को फॉरवर्ड नहीं ले जा सकती, वो 2004 में हटाया गया था। एंड ये बैन इसलिए हुआ था जब 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अब आगे चल के बात करें तो दिस इज एक और जो ब्रेक थ्रू था विच वॉज M3 पेलोड। 2008 में यूएस ने एक पेलोड सेंड किया था जिसका नाम था M3, विच इज मून मिनरोलॉजी मैपर। ये पेलोड जो था, पेलोड को आप कह सकते हो कि वो कंपोनेंट जो सरफेस की मैपिंग करता है, उसका नाम था M3। वो यूएस ने सेंड किया था किसके साथ? चंद्रयान-1 के साथ। चंद्रयान-1 जो था दैट वाज इंडियाज फर्स्ट मून मिशन। और इस पेलोड के वजह से ही that payload was responsible for 97% of moon surface mapping. And इसी पेलोड की वजह से we were able to discover water on moon. Discover of water. तो इस पेलोड से दो फायदे हुए थे। एक तो मून की सरफेस मैपिंग की थी कि सरफेस मून का कैसा है, वहां पर किस तरह की सॉइल है, एंड इस पेलोड की वजह से ही वाटर की भी डिस्कवरी हुई थी। आपको पता आगे हम बात करते हैं इंडिया और यूएस की जॉइंट एक्सरसाइजेस के बारे में कि इंडिया और यूएस क्या-क्या जॉइंट एक्सरसाइज करती हैं, जो कि स्टार्ट हुई थी 2010 से। तो सबसे जो पहली है उसको बोलते हैं युद्ध अभ्यास। So this is joint exercise of militaries. उसके बाद the second one is COPE India. This is joint exercise of air forces. And the last one is Malabar series. This is joint exercise of Navy. अब आगे जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ MTCR को लेके। MTCR के बारे में अगर हम थोड़ी सी एक ब्रीफ में बात करें तो MTCR जो है इसकी फुल फॉर्म है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। इट इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 35 मेंबर्स। और इनका जो एम है वो ये है कि रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ये नेम अपने आप में जस्टिफाई करता है कि इनका मकसद है कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसकी जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ताकि जो टेक्नोलॉजी है वो हर
नेशन में ना हो पाए, वरना छोटी सी वॉर में भी द नेशन विल लॉन्च अ हाईटेक मिसाइल ऑन द अदर नेशन। तो इंडिया इसका पार्ट बना था विद द हेल्प ऑफ यूएस। अब हम लास्टली बात करते हैं यूएस की एशिया पिवट पॉलिसी के बारे में। यूएस को पता था कि जो यूएस की सुप्रीमेसी है वो खाली चाइना चैलेंज कर सकती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड मिलिट्री, क्योंकि रशिया जो है वो अभी एक स्लगिश फेज से गुजर रहा है, और जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो तो ऑलरेडी ही बटे हुए हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजराइल। जो मिडिल ईस्ट है वो यूनाइटेड नहीं है, उनके आपस में ही काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो यूएस को जो डर था वो एक चाइना से था। तो चाइना से अपनी एक कंपिटेंस बढ़ाने के लिए यूएस ने सोचा कि ईस्ट एशिया जो है उधर थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जाए, ताकि अपनी जो प्रेजेंस है वो चाइना के आसपास कर सकें। तो इसीलिए इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है दैट इज बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल इनलार्जमेंट, ताकि जो इंडो पैसिफिक एरिया है वहां पर यूएस की मौजूदगी हो जाए। तभी यूएस जो है वो इंडिया से काफी अच्छे टाइज बनाना चाह रहा है, क्योंकि यूएस वांट्स इज प्रेजेंस इन द ईस्टर्न एशिया एंड द साउदर्न एशिया। अब चाइना कह रहा है कि चाइना के अकॉर्डिंग दिस पॉलिसी इज मेनली फॉर द कंटेनमेंट ऑफ चाइना, कि यूएस इस एरिया में इसलिए आ रहा है ताकि बस वो चाइना को कॉन्ट्राडिक्ट कर सके। बट यूएस के अकॉर्डिंग वो अपने इकोनॉमिक एंड जो ट्रेड टाइज है वो बाकी सारे स्टेट के साथ भी अच्छे खासे करना चाहता है, क्योंकि जो यूएस है इट्स नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन वेस्ट एशिया, ना ही वेस्टर्न यूरोप में है। तो यूएस के लिए बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इज इन साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। यूएस के जो 60% ट्रूप्स हैं वो इसी एरिया में मौजूद हैं। 60% ऑफ यूएस ट्रूप्स आर इन दीस रीजन। ये जो पॉलिसी थी 2012 में बनाई गई थी यूएस की विजन में। यूएस जो है ही वाज रिस्पांसिबल फॉर डिप्लॉइंग अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन इन गुआम। अब आपको बताऊं तो गुआम जो है वो एक आइलैंड, बहुत छोटा आइलैंड है इन माइक्रोनेशिया। ये जापान के थोड़ा सा नीचे, अगर यहाँ पर जापान है तो आपको यहाँ पर ये आइलैंड मिल जाएगा। यूएस ने यहाँ पर अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन को एम्प्लॉय किया। देन सेकेंडली यूएस आल्सो हेल्प इन अपग्रेडेशन ऑफ चांगी नेवल बेस इन सिंगापुर। तो सिंगापुर में भी यूएस ने अपनी प्रेजेंस बनाई। जब ये पॉलिसी अनाउंस की गई थी तब इट वाज स्टेटेड कि जो यूएस है वो खाली ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज ही बनाएगा नेशन के साथ। बट आगे चल के देखा गया कि यूएस जो है वो इनके साथ स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री पार्टनरशिप में भी इन्वॉल्व हो गया है। और जो क्वाड इनिशिएटिव है वो भी यूएस की एशिया पिवट पॉलिसी का ही पार्ट आप कह सकते हैं। क्वाड इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 4 मेंबर हैं, यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। अभी के लिए आप बस इतना ही जानिए। क्वाड के बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम टॉपिक पे आएंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो दिस वाज ऑल अबाउट एशिया पिवट पॉलिसी बाय यूएस की यूएस कैसे एशियन नेशंस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। So this was all in terms in regards for India-US relationship. Let's do a quick recap कि हमने अब तक क्या-क्या पढ़ा, और फिर हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को एंड करने की तरफ। तो सबसे पहले हमने जाना कि इंडिया और यूएस का क्या बैकग्राउंड रहा है, कैसे दोनों रिलेटेड हैं, दोनों कैसे नेचुरल अलाय और स्ट्रेटेजिक अलाय हैं। उसके बाद हमने बात करी कि इंडिया और यूएस के बीच में क्या इरिटेंट्स रहे थे स्टार्टिंग में। Then we moved on for NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलेशन ट्रीटी, की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा ट्रांसफर ना हो पाए नेशंस के पास। Then we had some about 2008 civilian nuclear deal. Then benefits of nuclear deal to US and India. Then convention of supplementary compensation agreement, nuclear insurance pool, 3-tier pool, contribution by three parties. देन क्या क्या आउटसोर्सिंग इशू रहे, इंडियन आईटी फर्म का इशू रहा, क्या वीजा का इशू रहा, उस पर इंडिया के क्या स्टैंड था, इंडिया यूएस की ट्रेड वॉर, देन काटसा कैसे इन्वोक हुआ, कुछ मेजर ब्रेक थ्रूज, कुछ अलग छोटे ब्रेक थ्रूज, एंड लास्टली एशिया पिवट पॉलिसी। तो विद दिस सेट आई विल टेक योर लीव फॉर दिस वीडियो। अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम बात करेंगे इंडिया रशिया रिलेशनशिप के बारे में। ऐसे करके हम एक एक करके सारे नेशन कवर करेंगे एंड
बहुत जल्दी we will cover all the nation and then we will move on to international institution and some organization. So thank you so much guys. I'll meet you in the next video. Till then, stay safe, stay happy and get yourself vaccinated as soon as possible. जब हमारा जो पोर्टल है वो सही तरह काम करने लग जाए and the vaccines are available. Till then, I'll take your leave. Bye bye. Thank you so much.